रिमाइंडर किया था। नमस्कार दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉर्नर में आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है दोस्तों। और आजादी, ये कितना अच्छा शब्द लगता है, लेकिन दोस्तों आप उन पंछियों की सोचिए जिनको हम मात्र 3-4 फीट के एक पिंजरे में कैद करके रख देते हैं। लेकिन उन पंछियों के बारे में जिन्होंने सोचा, उन पंछियों को आजाद कराने के मिशन पर जो लगे हुए हैं, आज वो हमारे साथ है। वी हैव मिस्टर धर्मेंद्र शाह सर एंड मिसेस जयश्री शाह मैम। और सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप भी हमारे शो में आए। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्लेजर है कि आप इतना ग्रेट काम कर रहे हैं। तो सर, पहले तो आप दोनों अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आप लोग इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट भी किए हैं। मिशन तक इतना ग्रेट मिशन आप लेके चल रहे हैं, तो पहले तो आप लोग अपनी जर्नी बताइए। जर्नी अभी जी बेटा, ये तो एक सोच थी एक्चुअली। मिशन पंख कुछ ऐसा प्लानेट नहीं था हमारा। तो ये बचपन में आप कह लीजिए कि एक तरीके से वो कहते हैं ना, कुछ विरासत में मिलती है चीज। तो ये हमें एक विरासत में मिली थी। मेरी मम्मी बचपन में बर्ड्स के लिए करती थी, खासकर स्पेशली पैरट्स के लिए। तो पिंजरे होते थे, हम लोग ओल्ड सिटी में रहते थे, पुराने शहर में। तो वहां से जो भी बहेलिया निकलता था तो मम्मी खरीद लेती थी। और हमारा हम एक नॉर्मल कंडीशन वाली नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। जो भी पैसा होता था उससे बहेलिए से हम लोग खरीद लेते थे। वो एक सोच थी। उस टाइम मम्मी बताती थी कि पैरेट को बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली एक पैरेट जब अपने दोनों पर फैलाता है तो लगभग 27 इंच का होता है। 27 इंच उसका पहला सिरा और आखिरी सिरा। और हमारे इंडिया में, हाँ करेक्ट, 27 इंच मतलब ये सिरा पर का पहला और पर का दूसरा सिरा। और हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड साइज पिंजरे का है वो 18 इंच का है। मतलब 27 इंच और 18 इंच, ये देखिए आप ये। तो उसको सारी जिंदगी ये चीज मम्मी ने मुझे कितने साल पहले बताई थी। उसके बाद फिर मम्मी तो रही नहीं। उस मिशन को फिर फाइनली 20 साल पहले हमने इसको नाम दिया मिशन पंख। 19 मार्च के करीब के आसपास, तो अभी 19 मार्च को कंप्लीट हमको 20 साल हुए। बस जब से ये जर्नी चल रही है और एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा टाइम रोज देते हैं हम इसको। और मैं तो इनके साथ शादी के बाद बहुत जुड़ी। दैट्स रियली ग्रेट मैम। और सर, और मैम, आप दोनों बहुत ही सुपर वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं पंछियों के लिए। तो सर, जैसा कि आपने कहा, तो आप सर मिशन पंख के बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोग वर्क करते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं कि नहीं, हमें पेरेंट्स को, जब हमें आजाद रहने का हक है तो उनको, उन पंछियों को, और वो तो मूक भी है तो उनको भी आजाद रहने का हक है। सर, आप प्लीज बताइए कि कैसे काम करते हैं आप लोग इस मिशन पंख में। मिशन पंख का ऐसा है कि अभी तो ऑलमोस्ट भोपाल में काफी पिंजरे कम हो गए। हम लोगों का एक, मेरा जो नंबर है वो नंबर पूरे भोपाल में वायरल है। हर जगह है, हर जगह पे। वहां पे कहीं भी नोटिस में लिखा हुआ है बहुत सी जगहों पे कि आपको कोई पिंजरे में अगर बंद पक्षी दिखता है तो इस नंबर पे कॉल करें। लोग हमको मैसेज करते हैं, लोकेशन बताते हैं कि हमने इस जगह पे पैरेट देखा। तो उस लोकेशन पे आने के बाद जैसे भी हमारे पास टाइम हो, स्पेशली जैसा भी टाइम हो, उसमें हम जाते हैं उनके पास, और उस तरीके से उस फैमिली के पास जिस घर में पैरेट होता है उसको जाके कन्विंस करते हैं। और 10 से 12 मिनट हमको उनको पूरा समझाने में लगता है उस पैरेट को। और समझाने के बाद हम ओके, लोग उस पैरेट को पूरी तरीके से उनकी प्रॉब्लम बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और वो फैमिली उसको रेस्क्यू कर देती है, छोड़ देती है। हाँ, मैं इनका साथ ही देती हूँ जब भी मतलब जाते हैं तो समझा देती हूँ करके कि क्या करना है क्या नहीं करना। और कई पैरेट ऐसे होते हैं जो छूट नहीं सकते, बहुत टाइम हो गया तो उनका डाइट चार्ट बना देते हैं एक तरह से कि उनको क्या क्या खिलाना है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ग्रेट वर्क कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि एक पैरेट भी अपने पंख से पहली बार 27 को फैला सकता है, 27 इंच तक। और वो तो आपने जैसा कि बताया सिर्फ 18 इंच का ही होता है। तो सर, आप एक बताइए, बहुत ही आप ग्रेट काम कर रहे हैं। और पैरेट की पूरी लाइफ कैसे होती है सर? आप प्लीज हमें बताइए कि जो पैरेट का फर्स्ट डे से लेकर उसके लास्ट डे तक कैसी होती है उसकी लाइफ, प्लीज सर बताइए।
बहुत ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है और मैं इसको डीपली बताना चाहूंगा और आपका समय भी लेना चाहूंगा। एक पैरेट की पूरी आपको कंप्लीट जर्नी बताता हूँ। एक्चुअली हमारे इंडिया में अलेक्जेंडर पैरेट जो आपने देखा होगा अभी जी, एक गले में जिसके हल्का सा बॉर्डर सी होती है, पट्टा होता है, उसको वैसे तो अलेक्जेंडर बोलते हैं और हम लोग हिंदी में उसको कंठी तोता बोलते हैं, कंठी तोता। और वो तोते की खासियत होती है कि बहुत जल्दी बोलना सीखता है, सारी चीजें बहुत जल्दी सीखता है वो। तो उसकी मैं जर्नी बता रहा हूँ। जनरली ओके। हमारे यहाँ ये जो मैंने देखा है प्रत्यक्ष लाइव देखा है, और ये जो भी है मेरी खुद की आंखों देखी आपको बता रहा हूँ। जब बहेलिया अपने जाल बिछाता है तो वो कोशिश ये करता है कि किसी भी तरह का कहीं भी कोई पैरेट बचे नहीं। दो तीन अलग अलग लोकेशंस में वो जाल बिछाता है। तो पैरेट का जब झुंड आता है तो पैरेट का झुंड कंप्लीटली उसमें फंस जाता है। उसमें मुझे नहीं लगता कि एक आध भी पैरेट कोई बचता होगा, क्योंकि उसको प्लान ही इस तरीके से किया जाता है। तो उनका झुंड का झुंड उसमें फंस जाता है। अब ओह। उसके बाद, हाँ, कंप्लीटली उसके बाद जब पैरेट पूरी तरीके से फंस चुके होते हैं तो बहेलिया एक बड़ा सा पिंजरा, मतलब एक बड़ा सा डब्बा, 2-3 फीट का एक पिंजरा लेके आता है, डब्बे नुमा पिंजरा जो पूरा बंद रहता है। उसके बाद वहां बैठ के उस पैरेट की छटनी करता है। अब छटनी, आप बोलेंगे छटनी क्या होती है? जनरली हम लोग डैमेज पैरेट जब खरीदने जाते हैं, कोई भी फैमिली तो एक अच्छा ही पैरेट ढूंढेगी, अच्छा खरीदेगी। तो वो क्या करते हैं, ये पैरेट को बैठने, क्योंकि जाल में जब पैरेट फंसता है तो फंसने के बाद उसकी चोंच भी टूट जाती है। बहुत सारे पैरेट्स की चोंच टूट जाती है, उनके हाथ पांव टूट जाते हैं, उनका पंख डैमेज हो जाता है। तो टूटे हुए पैरेट तो कोई खरीदेगा नहीं। तो पहले आप बैठ के पूरे पहले उस पक्षियों की छटनी करता है। तो उसमें जो पैरेट डैमेज हो चुके होते हैं उनको साइड में फेंक देता है। अब आप, अभी तो ये जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है, अभी तो हम जर्नी की शुरुआत है, जस्ट पैरेट की शुरुआत है। उसके बाद एक बड़े से अंधेरे के डब्बे, मतलब बड़े से पैक डब्बे में उसको रख देता है जिससे कि कोई देखे नहीं। और जो डैमेज पैरेट होते हैं वो ओह। पूरे के पूरे वहाँ फेंक देता है। वो बेचारे या तो मरी, 90% वो पैरेट मरी जाते हैं, क्योंकि उनका पर टूट चुका होता है, चोंच टूट चुकी होती है, उनके हाथ पांव सब टूट चुके होते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं, कभी गलत एंगल में फंस जाते हैं जाल के अंदर। इसके बाद बहेलिया उसको अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बिल्कुल। बाद जनरली हर शहरों में ये पक्षियों के जो बाजार होते हैं वो वीकली भराते हैं। जैसे हमारे भोपाल में एक कल्चर था सैटरडे को बाजार भराने का, भी तो करीब 2 साल पहले बंद हो गया, ये 3 साल पहले। तो वहां पे 2 दिन, अब मान लीजिए उसने 2 दिन पहले पकड़ा है, तो वो जो आदमी 10 रुपए का पैरेट बेचता हो, या 5 रुपए का, या 10 रुपए का, या 20 रुपए का पक्षी बेचता हो, उससे आप उससे आप क्या उम्मीद रखोगे उसको खाना खिलाने की? वो तो कुछ खिलाता नहीं हो, अंधेरे में उसको वहां रहता है। 2 दिन तक पैरेट वहां पे पड़े रहते हैं। अभी जो पैरेट हम लोगों ने पकड़े, बहलिए ने जो पकड़े, और पैरेट जब पिंजरे में आए उसी में 10% पैरेट मर जाते हैं। 10%, अगर मान लीजिए कि उसने 100 पैरेट पकड़े हैं ओह। तो 10 पैरेट अलग ही कर देते हैं डैमेज, मतलब अभी तो बिक्री स्टार्ट ही नहीं हुई है और 10% पैरेट मर गए। इसके बाद बहलिया अपना घर लेके जाता है। घर ले जाने के बाद 2 दिन, कुछ पैरेट जो होते हैं जो बहुत कमजोर दिल के होते हैं, जैसे आप हम सब अलग अलग है, हमारा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है, वैसे ही सेम टू सेम पैरेट्स में भी होता है, पक्षियों में भी सबका नेचर अलग अलग होता है। जो सहमे हुए पैरेट होते हैं, जो डर डर को टाइप के पैरेट होते हैं, वो उसके पिंजरे में 2 दिन में दम तोड़ देते हैं। मतलब वो भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, 2 से 3% पैरेट उसके पिंजरे में ही मर जाते हैं। इसके बाद बहलिया बाजार लेके आता है। हमारे भोपाल में फ्राइडे सैटरडे को बाजार भराता था, तो वहां उस पैरेट का सौदा होता है। बहुत बहुत सस्ते में होता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में ऐसे पैरेट का सौदा होता है। तो वो पैरेट दुकानदार को दे देता है, तो दुकानदार जस्ट 8 इंच के पिंजरों में उनको रखता है, उस डब्बे से शिफ्ट करके, और उसको शोकेश में लगा देता है। वो पिंजरे इतने इतने बड़े होते हैं, उसकी पैरेट की मुंडी भी टेढ़ी रहती है, पूंछ भी बाहर निकली हुई रहती है। तो इस तरीके से पूरा पैरेट उसमें रखता है, और 2 से 3% पैरेट उस दुकानदार के यहाँ मर जाते हैं। मतलब ये पहुंच गए हम 17-18% पे। 17-18% पे अभी हमारे पैरेट की बिक्री चालू नहीं हुई है। इसके बाद जब वहां पे कोई भी कस्टमर्स उसके पैरेट को खरीदने वाले पहुंचते हैं, तो खरीदने वाले जब पहुंचते हैं तो उनको जानकारी तो है ही नहीं। ये जो अब हम कर रहे हैं, ये जो शायद बहुत सारे लोग सुन लेंगे आज कि पैरेट को कितनी तकलीफ होती है, तो वो पैरेट 100-200 रुपए में पैरेट खरीद के इंस्टेंटली उनसे बोलते हैं कि एक पिंजरा दे दीजिए। तो हमारे इंडिया में क्या कल्चर है अभी जी, 1.5 फीट के पिंजरे का, मतलब इतना बड़ा पिंजरा जो मैंने बताया, 27 इंच का पैरेट और 1.5 फीट का पिंजरा। तो जनरली 90 तो नहीं बोलूंगा, 95% लोग वही पिंजरा खरीदते हैं। सिर्फ 5% लोग ही बड़ा पिंजरा खरीदते हैं, क्योंकि सबके घर छोटे हैं। तो वो उसको उसमें शिफ्ट कर देते हैं। अब पैरेट उसमें आ गया। अब पैरेट की नई इनिंग चालू हुई, मतलब उस टेंशन से तो निकल गया क्योंकि बच गया, उसने अपने आप को सर्वाइव कर लिया। वो 20% पैरेट बिकने से पहले मर जाते हैं। तो वो 80 में आ गया, ये उसकी किस्मत अच्छी है कि वो 80% में आ गया। अब किसी के घर आया तो वो नुमाइश बन गया, एक जोकर बन गया। जैसे हम सर्कस में किसी जोकर को देखते हैं ना, तो वैसे ही वो हर आदमी उससे, घर के जितने मेंबर होंगे कहीं उससे खेलेंगे कूदेंगे। और ये हमें कुछ भी नहीं मालूम है कि वो पैरेट कितना परेशान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसका खाना,
उसका जो एक मेन्यू था वो अब उसका रहा ही नहीं। पैरेट एक बहुत अच्छा पक्षी, मतलब बहुत खाने पीने का शौकीन है वो पक्षी, हर उसको 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, लाइफ टाइम जब तक उसका जिंदगी है, जब तक उनको जो वो देंगे, वो फैमिली जो देगी उसको वही खाना, उसका अपना मेन्यू कुछ भी नहीं है। इसके बाद जनरली एक आदत होती बिल्कुल। है, हर की आदत होती है कि जो हम खा रहे होते हैं वो हम पैरेट को दे देते हैं। अब लोगों को वो भी नॉलेज नहीं है। अभी जी एक डेयरी मिल्क का एक टुकड़ा देने से, जनरली हम चॉकलेट खाते हैं, चोको की जो भी चीज अगर हम पैरेट को देते हैं तो इंस्टेंटली उसको हार्ट अटैक आता है। कुछ चटपटी चीज या नमकीन की चीज जैसे हमने चिप्स दे दी, उससे उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है पैरेट को। तो ये लोगों को ये चीज मालूम नहीं रहती, लोग ये बोलते हैं कि हमारा पैरेट अच्छा भला था, पता नहीं एकदम से क्या हो गया, चला गया। इसके बाद एक हमारे यहाँ ट्रेड है पैरेट को बाहर टांगने का बालकनी में। अब उसको आपने बालकनी में टांग दिया, मान लीजिए आज 40 डिग्री है, 38 डिग्री है, 44 डिग्री है, उस पैरेट को सारी उसकी गर्मी झेलनी है। उसको बाहर टांग दिया, सर्दी हुई तो उसको सर्दी झेलनी है, बरसात हुई तो बरसात झेलनी है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। शाम को उसको बाहर रख दिया। तो ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है, मेरा मानना है कि शायद इससे ज्यादा बुरी जिंदगी नहीं हो सकती। कसाब हमारे इंडिया में आया, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, एकदम से गन उठाई और पचासों सैकड़ों लोगों को एकदम से मार दिया, लेकिन वो सजा भी छोटी है, उसने इंस्टेंटली आदमी को खत्म कर दिया। लेकिन ये तो हम उसको तिल तिल करके मार रहे हैं। और उसके बाद पिंजरे में रहने के बाद वो पक्षी बना है उड़ने के लिए, पिंजरे में आने के बाद उसका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि आप समझिए वो तो बना था उड़ने के लिए, हमने उसको चलने लायक भी नहीं बनाया, हमने उसको एक जगह बिठा दिया, लेकिन वो अपनी जिंदगी से स्ट्रगल करता है। चोट से लटक लटक के अपने आप को लटक के पूरी कोशिश करता है खाना हजम करने की। पिंजरे की तरफ एक तरफ बैठता है तो एक तरफ पर फैलाता है, फिर वो वापस पिंजरे में दूसरी तरफ बैठता है तो दूसरी तरफ पर फैलाता है। फिर भी मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब मैंने जो हाईएस्ट पैरेट देखा है 15 साल से ऊपर पिंजरे में नहीं निकाल पाता। तो ये उसकी जर्नी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अलेक्जेंडर पैरेट अब जड़ से खत्म हो रहा है, क्योंकि पिंजरे में आने के बाद उसकी आगे फैमिली डेवलप ही नहीं हो पाती। जी। जैसे हमारे यहाँ गोरैया खत्म हो गई, हम 5 साल पहले हमारे घर में कितनी गोरैया चिड़िया आती थी, उससे पहले और कितनी आती थी, अब खत्म हो गई। वैसे ही अब पैरेट भी नहीं बचे हैं ज्यादा। ये थी पैरेट की जर्नी। Oh my God. OMG. सर यानी कि हम लोग पैरेट पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे खुद को आज जानने को मिल रहा है। और दर्शकों देखिए कि कहीं ना कहीं हम इंसान, हमको इंसान का जन्म मिला है, ये बहुत ही ग्रेट चीज है। तो हमें इस जन्म का फायदा उठाना है, लोगों को अत्याचार नहीं करना। और सर आप सच में जो पेरेंट्स हैं उनको आजाद करके आप एक बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं। और सर कुछ ऐसे भी बहुत ग्रेट लोग होते हैं, कुछ ऐसे बहुत ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आप जैसे अच्छे लोगों को पुरस्कृत करते हैं, आपको अवार्ड देते हैं। तो सर आपने, मैंने सुना है, बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं, इवन इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आपका नाम आया है। तो सर आप बताइए कि आपने अभी तक क्या क्या अवार्ड और अचीवमेंट्स आपने गेन किए हैं, प्लीज सर बताइए। एक्चुअली हमारे मिशन को असली गति 3 साल पहले मिली थी, जब हमारी राज्यपाल जी आनंदीबेन जी ने हमको हमारे मिशन को सम्मान किया था। उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा था। और जब ये लॉकडाउन हुआ, तो मैं बेसिकली फूड बिजनेस वाला हूँ, तो फूड बिजनेस वालों को टाइम कम होता है, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि अपने मिशन को के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बात करो। मुझे उसकी जानकारी ज्यादा थी नहीं, तो मैंने जब रिक्वेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड की भेजी तो एक नई चीज सामने, एक तथ्य ऐसा सामने आया जो एक बड़ा अजीब सा था, सुनने में बड़ा बुरा लगा, कि पूरे इंडिया में किसी ने पिंजरे पे काम ही नहीं किया। लोगों ने पक्षियों के लिए कसोरों पे, उसके घोंसले बनाने पे, उनके दाना पानी के लिए, सब पे, सब हर संस्था ने काम किया। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है पिंजरा, ये बिल्कुल अछूता है, एकदम अछूता है, किसी को ध्यान ही नहीं है। तो उसके बाद जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो बहुत सारे हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, इवन उसमें एशिया बुक है, इंडिया बुक है, और आपका लिम्का बुक हमारा फाइनल था। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमारा गिनीज भी फाइनल ही है, शायद हो सकता है कि एंड तक हमारा गिनीज भी आ जाए। तो ये मिशन अपने आप में ऐसा रहा कि हर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में रजिस्टर्ड हो गया मिशन। और इसके अलावा बहुत सारे मिशन को सम्मान मिले। चलिए आप तो बहुत ही ग्रेट। सर जी जी बोलिए। सर एक्चुअली आपकी आवाज मुझे ब्रेक होकर आ रही है, मे भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सर, पर अब नेटवर्क एकदम ठीक है। तो सर मैं ये बोल रहा था कि अभी आपने, मतलब इस मिशन पंख के लिए आपने एक पूरी बुक भी लिखी है जिसका नाम ही है पंख। तो सर आप उस बुक के बारे में बताइए, कैसे उस बुक का दिमाग में आया कि हाँ मुझे पूरे मिशन पर एक बुक लिखनी चाहिए पंछियों के
के ऊपर, कैसी एक लाइफ होती है पैरेट की। तो आप प्लीज सर उस बुक के बारे में थोड़ा बताइए। ये बुक एक्चुअली मैंने करीब 6-7 साल पहले लिखी थी। और ये बुक, मैं प्रोफेशनल ऑथर हूँ नहीं, मतलब टाइम पास लेखक हूँ, कभी मूड होता है तो लिख लेता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना था कि हमारे घर में एक जो सबसे बड़ा सोर्स है पैरेट लाने का, वो बच्चे हैं। अंडर 15, 15 के 17 साल के ही बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमें पैरेट चाहिए। तो पेरेंट्स को तो हम समझा सकते हैं, तो वो समझते भी हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं। तो फिर दिमाग में एक बात आई कि बच्चों को जनरली हम कार्टून वे में कुछ चीजें समझाएं, जैसे कि वर्ल्ड डिज्नी वगैरह है, तो बच्चों को ये चीजें तुरंत समझ में आती हैं। तो मैंने एक बहुत सरल भाषा में, बिल्कुल बच्चों की भाषा में वो बुक लिखी, और उस बुक के बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा। उसको अमेजोन में उसने काफी बेस्ट सेलर रही। 2016 में भी बेस्ट सेलर रही, 17 में भी बेस्ट सेलर रही, और शायद 18 में भी, दैट्स शायद ग्रेट। कंफर्म 18 में भी, 2018 में भी सेकंड नंबर पर रही थी बेस्ट सेलिंग में। इंदिरा पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी। और इसके बाद उस बुक से बहुत सारे प्लेज हुए, और बच्चों की सोच में बहुत फर्क आया, क्योंकि उस स्टोरी के अंदर मैंने किसी को बंद कर दिया था। एक अंकल रहते हैं जो पैरेट पालते हैं, उनको हमने कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था। तो वो अंकल, मिश्रा जी करके कैरेक्टर है, वो पूरे के पूरे कुछ घंटे भी उसमें नहीं निकाल पाते पिंजरे के अंदर। तो बस यही है, और वो बिल्कुल ही बच्चों की भाषा में थी, और जी, ये बुक है। तो दैट्स बच्चों को रियली बहुत ग्रेट। ओके, बहुत ही सुपर सर, ये आपने एक बहुत ही ग्रेट काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चे ही देश का भविष्य है। और अगर हम लोग बचपन से ही इन सारी चीजों को समझना शुरू करेंगे, तो जल्दी ही हम बोल सकते हैं आप इतना ग्रेट काम कर रहे हैं। और बच्चों को अगर कहीं ना कहीं हम समझाएंगे, तो पिंजरा मुक्त भारत ही नहीं, पिंजरा मुक्त विश्व होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सर, ये बहुत ही ग्रेट चीज आपने की है। तो सर, आपने इतनी सारी हजारों बर्ड्स को आपने फ्री कराया है, तो सर कैसी फीलिंग आती है उस समय जब आप, हम बोल सकते हैं किसी पक्षी की, वो भी एक लिविंग बीइंग है, उनकी जान हम बोल सकते हैं बचाते हैं आप, तो कैसी फीलिंग आती है सर? बड़ा अच्छा लगता है कि अलग ही फील आता है जब आप किसी पैरेट को आजाद करते हैं। बेटा, किसी को भी आजादी अगर आप दोगे तो आपको एक अलग ही फील आता है, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कैसा वो फील सिर्फ आता है। महसूस होगी चीज। महसूस होती है, और उस टाइम तो जैसे आंखों में एक पानी सा आ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम पिंजरे में रखने से पहले थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। और तो वो जब खुले आसमान में पक्षी उड़ता है, वो इतना फड़फड़ा कर उड़ता है कि हमें वो देखकर इतना अच्छा लगता है कि वास्तव में कितनी इसको आज खुशी मिली होगी कि इसको अपना घर मिल रहा है। आज वो ऐसे लोगों में रह रहा है जहाँ उसकी कोई पहचान ही नहीं है। एक तरह से हमारे बीच उसकी क्या पहचान है। बिल्कुल, सच में मैम बहुत ही ग्रेट विचार है आपके, और बहुत ही ग्रेट काम करते हैं सर और मैम। आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप इतना सुपर वर्क कर रहे हैं, आप दोनों को सैल्यूट तक करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हमारे सोसाइटी में एकदम डिफरेंट टाइप के ही होते हैं। तो फिर बहुत आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि जब लोग आप पर सवाल करते हैं, आपसे कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर आपसे सबूत मांगते हैं, तो फिर आपको उस समय कैसा फील आता है कि नहीं? सर, आप अपने नोट्स में बताइए कि कैसा लगता है जब लोग अच्छे काम को भी दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको। एक्चुअली क्या है कि हमारा, पहली चीज तो हमारा मिशन पंख एनजीओ ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हम लोग सब सक्षम है, और हम लोग इसमें पैसा अपनी तरफ से लगाते हैं। ये मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा ऐसा मानना है कि जब चीजें कमर्शियलाइज होती हैं, जब हम चीजों को एनजीओ में या इसमें कन्वर्ट करते हैं, ये मेरी सोच है, मतलब मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो लोग उससे कटते हैं, लोग उससे जुड़ना नहीं चाहते, उनको लगता है पता नहीं कब पैसा मांग लेंगे। तो आज पिछले 20 साल से हम लोग अपने खर्चे पे इस पे कर रहे हैं, हमने कभी जीवन में किसी से 1 रुपए नहीं लिया। हालांकि हमारे खर्चे भी इतने ज्यादा नहीं होते, शुरू ओह, शुरू में पहले 10 सालों में हम लोगों ने बहुत बर्ड्स खरीदे, हो रहा है, वो संख्या भी बहुत ज्यादा थी, लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं। लोग, कई बार तो लोग ऐसे हैं जो उस पर क्वेश्चन करते हैं कि इतने बर्ड्स, क्योंकि अब मैं क्या बोलूं उनको, एक एक बार में हमने 1-1 हजार बर्ड्स ऐसे ही रेस्क्यू बहलिए से खरीद के, वहीं कोई गांव में उनको बहलिए को कुछ पैसे दिए और उठा के रेस्क्यू कर दिया उस बर्ड्स का। तो उन चीजों की कहाँ काउंटिंग होती है। वो तो जब हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाना था तब हमने एक फिगर डिसाइड किया कि हाँ ठीक है। और बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्यों कर रहे हो, जबकि हमारा मिशन पंख है क्या? मिशन पंख एक
सिंपल सी चीज है, एक पैरेट की प्रॉब्लम 10 लोगों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है, बस ये मिशन पंख। रही बात पिंजरे की, तो वो भोपाल में हमारे जहांगीराबाद, भोपाल में एक मार्केट है जहांगीरा, तो ऑलरेडी उन्होंने पैरेट बेचना बंद कर दिया है, बाजार तो खुला हुआ है, बेचते हैं वो लोग, चोरी छुपे बेचते हैं, तो उसके लिए भी हम उसको रेस्क्यू अरे करते रहते वाह, हैं बीच में। दैट्स ग्रेट लोग सर। इससे भी क्वेश्चन करते हैं कि मतलब आप सोचिए कि हमारा काम क्या है, कि सिर्फ जा जाके पैरोट के बारे में जागरूकता फैलाना कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसकी नस्ल खत्म हो रही है। लेकिन वो अभी जिस सिर्फ 1% लोग हैं, हमारा फोकस 99 पे रहता है, वो 1% है, वो बोलेंगे, ठीक है, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सबकी सोच अलग है, आप किसी को कुछ नहीं, बिल्कुल बस सर, हमारा बिल्कुल इतना इंटेंशन है कि कुछ लोग भी मतलब एक पिंजरे की तरफ ध्यान जाए लोगों का, क्योंकि उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। हम बर्ड्स को देखते हैं पर सोचते नहीं कि पिंजरे में हमने इसको कितनी छोटे से उसमें रख दिया है करके। तो बस वही हमारे दिमाग में एक थॉट डालना है हमें। दैट्स ग्रेट मैम। और जो भी ऐसे लोग हैं, अगर वो अभी हमारे लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये सच में एक बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं। आप प्लीज ऐसे बिल्कुल मत किया कीजिए। ऐसे ही विचारधारा सर ने बिल्कुल सही कहा कि लोग तो प्रश्न उठाएंगे, लेकिन सर आप अपना वर्क करते रहिए। मैं और जो भी हमारे सारे दर्शक हैं वो आपके साथ है, आई गारंटी यू दैट। तो धन्यवाद, सर बहुत बहुत सच में धन्यवाद। आप बहुत ही सुपर। और सर ये तो हो गए, जी सर, सर दैट्स रियली ग्रेट। आप इतने सारे पक्षियों को फ्री करवाते हैं। तो सर पैरेट्स, आपने कहा कि पैरेट्स, सर इसके अलावा आपको अभी कौन कौन से हम बोल सकते हैं जो पंछी हैं उनको फ्री कराया है? इस जैसे कि बहुत और भी पैरेट्स ही नहीं, और भी बहुत सारी पक्षी होते हैं जिनकी हम बोल सकते हैं जो प्रजाति है वो खत्म होती जा रही है। प्लीज सर इसके बारे में बताइए सर। देखिए अभी जी, पैरेट ऐसा पक्षी है जो सब सरवाइव कर लेता है पिंजरे से खुलने का, वो भी एक कुछ महीने तक, उसकी एक मियाद है, उसकी एक डेट है कि जब मैं पैरेट को 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक भी हम उसको बाहर निकालें। लेकिन जो जैसे दूसरे जो हमारे यहाँ बंद किए जाते हैं पक्षी, जैसे लव बर्ड्स हैं, तो मैं तो लोगों से, सुनने वालों से या देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, लव बर्ड को तो बिल्कुल, बल्कि किसी भी पक्षी को नहीं पाले। लव बर्ड तो निकलते से ही बेचारा मर जाता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अभी रिसेंटली हम लोगों को एक हमारा एक ग्रुप जुड़ा है लंदन से, तो उन्होंने हमें बोला कि लंदन के अंदर हर 20वें घर में बहुत सारे लव बर्ड्स हैं, हर 20वें घर में। आप सोचिए कि, और हम लोग तो एक पैरेट पालते हैं और एक साथ वो पिंजरे में 20-20, 25-25 पक्षी रखते हैं। ये मार्च की बात है। तो उन्होंने बोला है कि जब उनको ये मिशन उनके बारे में मालूम पड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि आप इसको आइए और वहां पे स्टार्ट कीजिए। तो अभी भोपाल से स्टार्ट किया था और ये बात लंदन तक पहुंची है। तो अब आप सोचिए कि एक पिंजरे में 20-20, 25-25 लव बर्ड्स रखते हैं वो, और हर 20वें घर में, मतलब कितना बड़ा अनुपात है। ओह माय गॉड। और बाकी हमारे इंडिया में तो मोस्टली पैरेट का ओह ही माय चलन है गॉड। और लव बर्ड्स का कम है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, लव बर्ड्स तो बहुत ही कमजोर पक्षी है, जो हमारे, वो एक्चुअली है भी बाहर का, वो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में जी भी नहीं पाता है ज्यादा। जी हेलो। यस हाँ जी, सर, हाँ जी, सर हाँ, एक्चुअली आपकी आवाज बीच बीच में मुझे, सर बीच ब्रेक बीच हो में रही मुझे है। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी। और यस सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, पर सर नाउ इट्स जस्ट ओके। और आप लोग बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं। अब मैं मैम को पूछना चाहूंगा कि मैम आप बताइए कि जो लोग अभी पक्षी जो पालते हैं, और जब आप उनको कोई भी जाकर आप समझाते हैं और अगर वो नहीं समझते हैं, तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं? मीन्स अगर वो फिर भी बहुत ही अपने एक ही चीज पर अड़े रहते हैं, ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है? और फिर हुआ है तो उनको कैसे कन्विंस करते हैं? सर और मैम प्लीज बताइए आप दोनों। जैसे 90% आज होता नहीं है बेटा आज ऐसा। तक तो वैसे कभी हुआ नहीं है। 90% अनुपात है कि आदमी इंस्टेंटली छोड़ देता है, क्योंकि हम लोग पहला क्वेश्चन ही उनसे पूछते हैं जब किसी के घर में जाते हैं कि पैरेट है। जनरली क्या होता है अभी जी, पैरेट से वो लोग रिश्ता बना लेते हैं, उसको बेटा बना लेते हैं, उसको भाई बना लेते हैं, उसके साथ दिन भर खेलना कूदना, तो एक रिलेशन होता है। हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि इसको बुखार आ गया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। घरेलू पैरेट 7 से 8% पैरेट से बुखार से मर जाते हैं। जनरली जंगल में वो होते हैं तो अपना इलाज खुद करते हैं, कुछ भी चीजें खा के, औषधियां खा के अपना इलाज वो खुद कर लेते हैं। घर में किसको बोलेंगे कि अब वो सुस्त बैठते हैं एक दिन और दूसरे दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जब जो मैंने बताई उनकी 2.25 फीट वाली, उनके खाने का मेन्यू, उसका समाज, उसका झुंड, उसका परिवार, उसकी आगे की फैमिली,
तो हम लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जब ये पीड़ा जब उन तक पहुंचती है तो 90 बल्कि 95% लोग इंस्टेंटली उसको बोलते हैं कि इसको आप ले जाइए, इसको छोड़ दीजिए, और बाकी 5% है थोड़ा लेट कन्विंस होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। आज तक 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने मना कर दिया कि मैं अपना पैरेट नहीं खोलूंगा। जनरली ऐसा कई बार हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि 5 पैरेट को काफी टाइम हो गया, मान लीजिए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो अब वो अपनी लाइफ में तो वापस जा नहीं सकता, तो उसकी हम लोग लाइफ स्टाइल के बारे में उनको समझाते हैं कि इस पैरेट को आप बड़ा पिंजरा दे दीजिए, उसको घर में खोलना चालू कर दीजिए, उनको एक डाइट चार्ट दे आते हैं पूरा, उनको समझा देते हैं कि ये खिलाए, जिससे कि इसकी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी चली जाए। और वैसे आज तक ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं कभी। ओके, दैट्स ग्रेट सर। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने घर में पैरेंट्स पालते होंगे और मे भी इसीलिए वो लाइव शो देख रहे होंगे। तो सर आप ऐसे क्या सवाल पूछते हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कहा इतने सारे लोग भले लेट कन्वीनियंस हो लेकिन होते जरूर है। तो सर आप बताइए कि ऐसे क्या सवाल आप दोनों पूछते हैं जिससे एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है उनके दिल पर, उनके दिमाग पर, जिससे कि वो पैरेंट्स को छोड़ देते हैं? प्लीज उन सवालों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। एक्चुअली उनके पास सबसे पहले तो हमारे पास ये मुश्किल होती है कि हम उसके घर में घुसे कैसे, क्योंकि लेकिन आजकल हम लोग, हमारे शहर के लोग खासकर भोपाल के अच्छे हैं, मेहमान नवाजी हमारे यहाँ की बहुत फेमस है, तो हम लोग सिर्फ उनसे ये बोलते हैं कि सिर्फ 5 या 10 मिनट मुझे इस पैरेट के बारे में आपसे बात करनी है, तो वो अंदर आने देते हैं। इवन उनसे बोलते हैं सर हम आपके साथ एक चाय पीना चाहते हैं, जब तक वो चाय पीते हैं, जब तक हम उनको प्रिपेयर कर देते हैं कि ये जो पैरेट है ये आपसे कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि और मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, मैं उसकी भाषा आप तक पहुंचा देता हूँ। तो ऐसे करके मैं 5 अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं पहला क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है हमेशा हर पैरेट में, कि आपने मुझसे रिश्ता बना लिया है, मुझे बेटा बना लिया है, मुझे भाई बना लिया है, मेरा बिट्टू, तोतू, मिट्टू ऐसा प्यारा सा नाम रख दिया है। मैं तोता था, तोते से मुझे मिट्टू बना दिया है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि मुझे अगर बुखार आ गया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे को तो आपने सिखाया नहीं है कि मुझे बुखार आया ऐसा बोलो, आपने तो मुझे घर के मेंबर्स के नाम सिखाए हैं बोलना, ये सिखाया है फला, जो भी XYZ आपने सिखाया, लेकिन आपने मुझे ये लाइन कभी नहीं सिखाई कि मुझे बुखार आ गया है, तो वो तो मैं बोल ही नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन में ही वो सहम जाते हैं कि हाँ सही बात है। जनरली पैरेट का जब बुखार बिगड़ता है तो वो सीधा मरता ही है उसके सवा। उसके बाद फिर दूसरी चीज है कि जीवन भर मुझे आपके हिसाब से मुझे खाना खाना है, मतलब मेरा एक अपना मेन्यू भी नहीं रहा। मैं पैरेट हूँ, मैं रोटी खाने के लिए, चावल खाने के लिए, इन चीजों के लिए तो बना नहीं था, बिस्किट खाने के लिए, वेफर्स खाने के लिए। आपने जो मेरा मेन्यू था मुझसे वो भी छीन लिया। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि मैं 27 इंच का हूँ लेकिन आपने मुझे 1.5 फीट पे रखा है। चौथा क्वेश्चन है कि सिर्फ एक दिन एक दिन भी नहीं, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। आप 120 मिनट मेरी जिंदगी जी के देख लीजिए, सिर्फ 120 मिनट। आपको बाथरूम में मैं बाहर से बंद कर देता हूँ, उस बाथरूम में आपको सारी सुविधाएं भी होगी। जनरली हमारे घर में एक 6x8 का जो छोटा बाथरूम होता है, उसमें मैं आपको बंद कर देता हूँ। आप 2 घंटे बंद रहिए बस उसमें, और बस खिड़की से हम बात कर खिड़की से हम आपसे बात करते रहेंगे, तो कैसा लगेगा? जब चौथे, पांचवे, छठे क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग कि इसके बाद मेरा समाज चला गया, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, आप लोगों के कल्चर में तो मैं पैरेट, एक्चुअली ये बात पैरेट पूछ रहा है उनसे जिनके घर में पैरेट है, कि हम लोग सजा करते हैं तो हमें 14 साल की कैद मिलती है, लेकिन मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया था, मुझे तो ऊपर वाले ने उड़ने के लिए बनाया था, मेरी क्या गलती थी जो आपने मुझे बांध दिया? तो बस ये से धीरे धीरे जाके वो हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया इसको खोल दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैरेट को लेते हैं, अगर वो फ्रेश है तो श्यामला पहाड़ी हमारे यहाँ एक लोकेशन है, उस पर जाके उसको छोड़ देते हैं। ऊपर वाले से कोशिश करते हैं, भगवान से कोशिश करते हैं कि वो अपने झुंड में चला जाए या तो अपनी जिंदगी जी ले, और बाकी जो पैरेट पुराने हो चुके हैं उनकी हम लोग उनको डाइट चार्ट वगैरह देके, अगर हमें लगता है कि वो बड़ा पिंजरा नहीं खरीदेंगे तो हम नेक्स्ट डे अपने खर्चे से एक बड़ा पिंजरा पहुंचा देते हैं, जो कि कोई खास महंगा नहीं होता, 400-500 में एक बड़ा पिंजरा आ जाता है 3-3.5 फीट का। तो उनको पहुंचा के उसको शिफ्ट करवा के उसकी आगे की लाइफ हम लोग अच्छी करवा देते हैं, और थोड़ा थोड़ा उनको बोलते हैं कि आप इसको दिन में 2 घंटे खोलना चालू कर दीजिए, बस ये है। सर क्योंकि ये जो सवाल थे इससे मैं खुद अंदर तक कि एक पैरेट को कैसा लगता होगा जब हम लोग उसको पिंजरे में बंद कर देते होंगे। और सच में सर जो भी अभी हमारा लाइव देख रहे होंगे तो वो खुद अंदर से उनको लग रहा होगा कि हाँ। और सर ये सच में एक रियली ग्रेट जॉब कर रहे हैं आप लोग। और सर बहुत ही मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि
और बहुत ही धन्य फील कर रहा हूँ कि आप जैसे महान, हम बोल सकते हैं, पर्सनालिटी का मुझे साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आपने जैसा कि बताया कि आप भोपाल में आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है दी टेस्ट ऑफ गुजरात। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये एमपी का पहला ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है। इसमें आपको गुजरात का ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। तो सर, ये ऑथेंटिक रेस्टोरेंट, जैसे कि आपने बताया कि आपका मिशन पंख भी हम बोल सकते हैं, भारत का पहला पिंजरा फ्री करवाने का मिशन था। तो सर, ये ऑथेंटिक भी आपका एमपी का पहला रेस्टोरेंट है। तो सर, इसका दिमाग में कैसे आया कि हाँ, ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ गुजरात सबको मिलना चाहिए? ये मेरी वाइफ का प्रोजेक्ट है पूरा, बात करिए। बस बेटा, ऐसे ही ख्याल आया कि जैसे हम अपनी संस्कृति को इस फूड में भी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को हम बचा के रखें करके। आज बच्चों को, जैसे तुम जैसे ही बच्चे होते हैं जिनको फास्ट फूड पे ज्यादा जाते हैं करके पसंद है, तो एक अपनी संस्कृति भी याद रहे कि नहीं, मुझे बाजरे की रोटी भी खानी है करके, कभी उसका भी मन तुम जैसे बच्चों को हो करके, तो वो संस्कृति को सोच के ही ऑथेंटिक का ख्याल आया और वहीं से शुरुआत हुई। हमारे रेस्टोरेंट में अभी जी मिक्सर ग्राइंडर हम लोग ना के बराबर यूज करते हैं। हम लोग बाजरे को पहले उसमें हाथ की चक्की से पीसते हैं, फिर उसके बाद उस सारी चटनियों को सिलबट्टे से मैक करते हैं, क्योंकि आपने तो वो शायद अभी आपकी जो जनरेशन है उसको तो ये मिलना ही नहीं है। इवन अभी आपसे भी जो 5-7 साल बड़े हैं उनको भी नहीं मिला, खत्म हो चुका है कल्चर ही। सिलबट्टा कल्चर, खलबट्टा कल्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो हम लोगों ने लाए और भोपाल में इसको इतना बड़ा वेलकम मिला। मतलब भोपाल में गुजराती फूड को लोगों ने इतना अच्छा वेलकम दिया कि अब भी हम लोगों का लगभग हर मॉल में है रेस्टोरेंट। तो बस चल रहा है, लोगों को पसंद आता है, कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं। बहुत ही ग्रेट सर चीज आपने बताई। तो सर, आपके यहाँ जो भी कर्मचारी या फिर आप खुद जो भी चीजें बनाते हैं, तो सर ये सारी चीजें आजकल जो लोग हो गए हैं वो सारी मॉडर्न चीजों के, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह के ही आसक्त हो गए हैं। उससे ज्यादा उनको अच्छा लगता है, इजी भी रहता है, लेकिन उसमें पारंपरिक स्वाद नहीं आ पाता। तो सर, जब आपने लोगों को हायर किया या आपने खुद चालू किया, तो इन सारी चीजों में क्या क्या डिफिकल्टीज आई, ये मुझे जानना है सर। जब आपने इनिशियली ये संस्कृति का ऑथेंटिक टेस्ट का शुरू किया, ऑब्वियसली ये सारी चीजें, आजकल तो लोग सच में बहुत ही लेजी हो गए हैं और इन सारी चीजों से पहले लोग फिट भी रहते थे। तो सर, आप इसके बारे में बताइए कि क्या क्या डिफिकल्टीज आई? बहुत डिफिकल्टी आई, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई, क्योंकि जो भी शेफ थे उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, लोगों को मालूम नहीं था। वो तो ये करती थी पूरा। और फिर हम लोग बेसिकली गुजरात से हैं, तो आपने कच्छ डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, छोटा सा कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। तो वहां हमने एक अपना कारखाना छोटा सा लगाया, क्योंकि यहाँ नहीं हो पा रहा था भोपाल में वो काम, लोग नहीं समझ रहे थे उस चीज को। तो फिर वहां से हम लोगों ने चीजें प्रिपेयर करके बुलवानी चालू करी। कि हमारी जो चटनी है, पहले हम उसको मसालों को पहले कूटते हैं, पूरा खलबट्टे में कंप्लीटली उसको कूटते हैं, फिर उसके बाद उसको पूरा सिलबट्टे से मैक करते हैं, जैसे कि नींबू का अचार और ये वो बहुत सारी चीजें जो खत्म ही हो गई हैं। अब आप लोग तो सॉस और उस पे आ गए हैं सारे बच्चे, अभी तो सॉस केचप जैम इन पे आ गए हैं। तो हमारे एक्चुअली जो हमारे सॉस केचप तो वो थे, अचार सारी चीजें। तो फिर वहां से हमने प्रिपेयर करना चालू किया और वहां से बुलवाना चालू किया, वहां से भोपाल बुलवाना चालू किया। और अभी आज हमारी टेस्ट ऑफ गुजरात की जर्नी को लगभग अभी 10 साल होने वाले। और कुछ चीजें हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी, मतलब वो हमारे एकाध एक अचार ऐसे हैं कुछ कि जो हमारी मतलब पेट के लिए अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो वो भी बेनिफिट है, हमें सिर्फ उसका ही बेनिफिट नहीं कि ऑथेंटिक है, बट हमारी हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी चीजें हैं वो। बिल्कुल सर, अगर लॉकडाउन खुलेगा और तो मैं तो भोपाल जरूर आने वाला हूँ। आपका स्वागत है। आई एम श्योर टू विजिट। मैं आपको बाजरे की रोटी खिलवाऊंगा, बाजरे की रोटी मिट्टी के तवे पे बनवा के, वो भी आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। हमारे यहाँ जो तवा है वो मिट्टी का तवा है। हम लोग बाजरे की रोटी को मिट्टी के तवे में बनाते हैं, उसके ऊपर मक्खन लगाते हैं और उसको 4 चटनियों के साथ सर्व करते हैं। मैं अभी जी आपको मतलब ऐसा कमिट कर रहा हूँ कि आप सारी चीजें, आप पिज्जा बर्गर सैंडविच सब भूल जाएंगे उस बाजरे की रोटी के आगे। और हेल्दी बाजरा अपने आप में 1.5 घंटे बाद ऑटोमेटिक बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है। हमारी चीजें जो पुरानी है बहुत अच्छी है। मतलब आप खुद सोचिए कि ऐसा फूड हमने खाया जो अपने आप 2 घंटे बाद खुद ही डाइजेस्ट हो रहा है।
बगैर मेहनत के। तो हमारा फूड इस तरीके का है, और हमारे सारे मसालों में बहुत सारी चीजें होती हैं, औषधि होती हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा आपको पूरा, टीओजी बताऊंगा आपको, पूरा किचन बताऊंगा आपको। मोस्ट वेलकम, आप आइए एक बार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर अभी तो लॉकडाउन हो गया और मैंने तो सुना है, आपने जैसा कि खुद कहा कि आपकी हर बोल सकते हैं होटल, आपका हर मॉल में एक रेस्टोरेंट है, इतनी सारी आपकी ब्रांचेस है। तो सर लॉकडाउन में सब कैसे मैनेज कर रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद जब ये खुलेगा तो उसके बाद भी बहुत हम बोल सकते हैं जब लॉकडाउन ही खोलना जाएगा उसके बाद भी बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सर आगे इस रेस्टोरेंट के लिए फ्यूचर प्लान्स आपके क्या क्या है सर, और अभी क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है? डिफिकल्टी, जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा सेक्टर इतने खतरे में आ जाएगा। अभी जी 10 मार्च से, बल्कि 12-13 मार्च से हमारे सारे बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, हम लोग घर पे ही हैं। तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस तरीके की फूड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। और आगे ईश्वर जाने क्या होना है। बाकी ये है कि हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, खुलते से ही आ जाएंगे। अभी हम लोगों को उम्मीद है ऐसी कि शायद हमारा 1 अक्टूबर से हम लोगों का बिजनेस चालू हो जाए, क्योंकि मॉल तो खुल गए हैं लेकिन फूड कोर्ट वगैरह नहीं खुले हैं, क्योंकि लोग बाहर खाना खा नहीं रहे हैं। काफी लोग बाहर खाना नहीं खा रहे हैं। तो बस ये है कि ऐसी उम्मीद है कि शायद 1 तारीख से हमारा बिजनेस चालू हो जाए। Oh wow, sir, that's really great. लोग तो अभी जनरली, लेकिन आप लोग तो इतना ऑथेंटिक और जो चीजें हैं और उनसे तो ऑब्वियसली सारे जो भी हम बोल सकते हैं जो कि कीटाणु वगैरह होते थे वो लोग तो ऑटोमेटिकली इतनी सारी हम लोग आग पर चीजों को इतना बताते थे कि वो ऑटोमेटिकली उनका नाश हो जाता था। पर सर बहुत ही अच्छे आपके दोनों कंसेप्ट हैं, मुझे दोनों के ऊपर बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर आप से मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल संस्कृति में एक सवाल, जो भी संस्कृति की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं उन लोगों से जरूर पूछता हूँ कि सर अभी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति दुनिया से लोग हमारा भूलते जा रहे हैं। इंडिया का बाहर के जो लोग हैं वो इसको अपनाते जा रहे हैं। अब फॉरनर्स ने हल्दी का दूध, और एक मिनट जैसा मुझे हमारा हल्दी का दूध उन्होंने पीना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने बताया कि बाजरा थोड़े समय बाद ऑटोमेटिकली उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारी चटनियां इतना वो बहुत ही लाभदायक होती है। तो फिर आजकल के अपन में इंडियंस ही ये सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। तो सर आप इस टॉपिक पर क्या कहना चाहेंगे? ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली जनवरी में मेरे अंकल आए थे और बहुत लंबे टाइम बाद आए थे। वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। तो ऐसा बाई चांस वाली ओके। बात है कि उनका इसमें बहुत लंबे टाइम बाद आना हुआ। करीब 16 साल बाद वो इंडिया आए थे। जब मैंने उनको देखा, वो 7 दिन थे हमारे साथ। तो 7 दिन में जब मैंने अपने अंकल को देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा है। और वो पूरी तरीके से हमारी कल्चर में थे और हम लोग मॉडर्न हो गए थे। उनका खाना खाने का स्टाइल हाथ से था, हम लोग चम्मच से खाते हैं। इसके अलावा सारी जितनी भी देसी चीजें होती हैं वो सब करते थे, जमीन पे बैठ के खाना करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब मुझे ये समझ में आया कि वाकई में हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। इवन हम लोग घर में हिंदी बोलते हैं, जनरली हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो वो बिल्कुल। घर में सबसे गुजराती में बात करते थे और हम लोग उनसे हिंदी में बात करते थे। तो बड़ा अजीब सा फील होता था कि यार कैसा है। तो उन्होंने अपना कल्चर बचा के रखा और वो बताते थे वहां पे, जब मेरी कभी भी उस संस्कृति के ऊपर से बात निकलती थी, कि बहुत सारी चीजें हम लोग इंडिया की एक्सेप्ट वहां के लोगों ने करी हुई। इवन वहां पे वो लोग नवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हैं। हर त्योहार अपने इंडिया का वहां ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और हम लोग अब उसमें भी बिजी लाइफ होती जा रही कि त्योहारों को भी शॉर्ट करते जा रहे हैं करके। तो ये रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ और ये बहुत अजीब सा था। उसके सही बाद से बात बहुत सारी चीजें है, बिल्कुल। बस वही। और त्योहार यहाँ पर आपने बिल्कुल सही, यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल तो बस एक फॉर्मेलिटीज के लिए मनाए जा रहे हैं। और आप लोग कहीं ना कहीं फूड के फील्ड में अपनी फील्ड से संस्कृति को कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर सच में आप लोग अपनी फील्ड में बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं। तो सर मैं वापस से थोड़ा मिशन पंख को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर अभी लॉकडाउन में लोगों को ये सारी चीजें ज्यादा समझ में आ रही है कि 3-4 कमरों के रूम में बंद होना कैसा लगता है, और जबकि इंसान तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, टीवी देख सकते हैं, हम लोग इधर उधर घूम सकते हैं अपने घर में। आजकल तो मास्क लगाकर बाहर भी निकल सकते हैं।
अब पंछियों का तो लोगों को धीरे धीरे दर्द समझ में आने लग रहा है। तो फिर लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आपके मिशन पंख के लिए क्या क्या प्लान है, प्लीज सर ये बताइए। ये लॉकडाउन हमारे लिए एक तरीके से बोलना नहीं चाहिए, पर ये हमारे लिए इस मिशन के लिए गॉड गिफ्ट रहा। लोगों को ये 3 महीनों में उस पक्षी की एटलीस्ट पीड़ा समझ में आई, और इस मिशन इन पिछले 5 महीनों में लोग मुझसे बहुत बड़ी संख्या में मिशन से लोग जुड़े हैं। जिन जिनके घर में पैरेट थे उनको ये चीज समझ में आई, क्योंकि शुरू का लॉकडाउन कितना टफ था। लेकिन ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि प्रकृति में सबको कुछ ना कुछ देती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देती हैं और सिखाती हैं सबको। तो शायद ये जो लॉकडाउन था इस मिशन पंख के लिए था, और मिशन पंख से बहुत सारे लोग जुड़े, और अब हमें लोगों को समझाने में बहुत आसानी होगी। लॉकडाउन का एग्जाम्पल हम तुरंत देंगे और लोग समझ जाएंगे और पक्षी को आजाद कर देंगे, और पहली चीज तो उस पैरेट को अब खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको आया है समझ में इस बार। एटलीस्ट जिन्होंने सुना है वो तो कभी नहीं खरीद सकते। लॉकडाउन की फीलिंग ही पैरेट की फीलिंग जैसी हो गई एक तरह से। बिल्कुल मैम, बहुत ही सही बात कही। आज आप लोगों से बात कर बहुत ही मजा आ रहा है। तो सर ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बातें, लेकिन सेलिब्रिटी कॉर्नर का सबसे खास सेक्शन जो हमारे सारे दर्शकों का भी बहुत ही प्रिय है, जो है बचपन से हम लोग आज आप लोगों को ले जाने वाले हैं। तो सर आर यू रेडी? हाँ बिल्कुल। तो आज बचपन में ले जाने जा रहा हूँ। तो सर मैं ओके, तो सर और मैम पहले मैं गेम खेलना चाहूंगा, और मैं बोल सकता हूँ पहली बार मेरे शो पर एक कपल आए हैं, 2 लोग पहली बार आए हैं। तो आज हम लोग जो हमारा पहला गेम होता है जो है रैपिड फायर राउंड, उसको थोड़ा अलग तरीके से मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मैम और सर, मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा। सपोज मैं सर से पूछूंगा कि मैम का फेवरेट कलर कौन सा है, और मैम से पूछूंगा कि सर का फेवरेट खाना कौन सा है। ऐसे मैं एक्सचेंज कर करके पूछूंगा, और फिर आप मुझे सही जवाब भी आप लोगों को बताना होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने जा रहा है। और पहली जी बात जी, तो सर और मैम रेडी है? अरे अरे रेडी 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 जी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन किसको कितना डीपली जानता है। तो सर अभी मेरा पहला सवाल सर से कि सर आप बताइए कि मैम का फेवरेट खाना कौन सा है? इसका फेवरेट खाना है बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी और मैम का चटनी। सही आंसर है? सही है, सही है। और ओके, इनका फेवरेट खाना छोला भटूरा। हम्म। जी सर करेक्ट आंसर? करेक्ट। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट आंसर करेक्ट है? है। हाँ करेक्ट है, छोला भटूरा मिल जाए तो मैं कुछ कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। चलिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अब गेम के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गेम का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सर आप बताइए कि मैम का फेवरेट गेम कौन सा है, और मैम आप बताइए कि सर का फेवरेट गेम कौन सा है। इस क्वेश्चन सर में का आई थिंक फेवरेट थोड़ा गेम ट्रिकी होने क्रिकेट जा है। रहा है ये। इसका ओके, भी और मैम क्रिकेट इसका भी सर क्रिकेट और है। मैम सर मेरा ओके, बैडमिंटन तो क्या है। मेरा फेवरेट बैडमिंटन है। ओके यानी ओके यानी कि सर यहाँ पर आप हल्का सा चुप जाए, बट नो प्रॉब्लम। ये तो बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल ये रहा कि सर आप बताइए कि मैम फ्यूचर में या फिर कहाँ जाना चाहती है, उनकी ड्रीम प्लेस कौन सी है, और मैम और सर की ड्रीम प्लेस बताइए। इसकी स्विट्जरलैंड है। सही है। और ये तो पूरी दुनिया ही घूमना ओके चाहते हैं। पूरे वो दुनिया में अपना मिशन ओके, फैलाना है, तो इनके सारे ड्रीम प्लेस है। ओह वाह, तो मैम और सर क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। दोनों के आंसर आर जे करेक्ट? ओह करेक्ट है। वाह, बहुत ही सुपर। ये मेरा खुद का पहले एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सुपर जा रहा है। तो मैम आप बताइए कि मैम आप बताइए कि सर का फेवरेट बर्ड कौन सा है, और सर आप बताइए कि मैम का फेवरेट बर्ड कौन सा है। आप या तो पैरेट भी बोल सकते हैं, या पैरेट के अलावा अगर कोई और भी सर का फेवरेट तो बर्ड है तो पैरेट आप वो ही भी है। बता सकते हैं। पैरेट के और दूसरा डॉग ही कुत्तों में, जानवरों में। ओके,
इसको भी पैरेट बहुत पसंद है, इसको ओके गोरैया बहुत पसंद है, जो घर में चिड़िया आती है ना, चिड़िया जो देसी चिड़िया है वो इसको बहुत पसंद है, और गिलहरी। ओके। तो मैम मैम क्या करता है, ये आंसर करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। मैं बचपन में चिड़िया को बहुत दाने डाला ओके करती ओके थी। ओके। तो मैम कहीं ना कहीं लगता है वो आदत भगवान का यही मकसद था, तो कहीं ना कहीं आपको इसी वे पर ले आई। तो सर और मैम आपके साथ बहुत ही आज मजा आ रहा है मुझे, और थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने ये गेम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इस गेम का मैं विनर का अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो इस गेम के विनर है धर्मेंद्र शाह सर और जयश्री शाह मैम। एक बार उन दोनों थैंक के यू, लिए जोरदार तालियां हो धन्यवाद। जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें बहुत मजा आया। और अभी मैम हमने सोचा ही नहीं था आप इस तरह से हमें एंटरटेन भी करोगे। बहुत अच्छी एंकरिंग है आपकी। अब मैं आपके लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहूँगा, मैम ये अगर तो आप परमिशन दे तो। परमिशन दें तो आप। सर ये बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम दोनों का सौभाग्य है आपके साथ मिलना, क्योंकि एक वंडर बॉय के साथ इतना टाइम निकालना, जो कि एक मतलब मेरे पास आपके लिए वर्ड नहीं है। आपने रामायण लिखी है, जब मुझे पता लगा तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है रामायण, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी दिल से इच्छा है आपसे मिलने की। और ईश्वर करे वो रामायण आपकी बहुत आगे जाए, जो आपने 250 छंदों में लिखी है। आप उसके बारे में प्लीज बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके सर, यानी कि अब सवाल मेरे ऊपर है कि दूसरों में मेरी ये रामायण लिखी है, और सच में बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे प्रेरणा तो धारावाहिक रामायण से मिली थी। और एक दिन ऐसा लगा कि माँ सरस्वती मेरे स्वप्न में आई है, और उन्होंने राम जी को जो जन्म का जो एग्जैक्ट छंद था, मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ, तो वो छंद मैं उस समय माता सरस्वती ने मुझे दिया। और उसके बाद उस छंद को अपना बेस मानकर मैं पूरा लिखता चला गया, और उसके बाद एक हफ्ते में मैंने अपनी पूरी रामायण को संपूर्ण किया। ग्रेट, ग्रेट, मैं आपको नमन करता हूँ। क्या बोलूं, और मतलब ये मेरे पास शब्द नहीं है, हालांकि मैं बोलना भी चाहूं तो नहीं बोल सकता। जो आपने किया है, मैं उस कुछ भी आप उसके बारे में, आप उस रामायण को भविष्य में कैसे देखते हैं, किस तरीके पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है उस चीज की। जैसे आज हमारे को मिशन पंख की जरूरत है, वैसे ही उस रामायण की बहुत हमको जरूरत है, हमारी अगली जनरेशन को बहुत जरूरत है। जो आप काम कर रहे हैं, उसमें पूरा मिशन पंख आपके साथ है। उस रामायण के लिए पूरी मिशन पंख की टीम आपके साथ है। तो प्लीज उसके बारे में बताएं, उस रामायण को भविष्य में वाह कैसे सर, देखते हैं। बिल्कुल सर। और सर मैं भी आपकी तरह एक मिशन लेके चल रही हूँ कि कहीं ना कहीं रामायण तो पूरी दुनिया में मुझे फैलाना है। राम जी जो इतने अच्छे, वो एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श, हम बोल सकते हैं एक आदर्श मित्र थे, एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श प्रभु थे, एक आदर्श योद्धा थे। वो हम बोल सकते हैं एक आदर्श पुरुष, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो इसमें ही जिससे कि बच्चे आजकल की जनरली हिंदी ही समझ पाते हैं, और बाकी की जो हमारी महान भाषाओं में लिखी गई, जैसे कि संस्कृत और अवधी, हमारी संस्कृति की तरह वो भाषाएं भी धीरे धीरे एंडेंजर्ड है, वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है बर्ड की तरह ही। तो इसलिए ही मैंने उसको हिंदी भाषा में लिखा, जिससे कि सारे लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाए। और सर कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि मिशन पंख की टीम बहुत ही पूरे भारत में मेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये भगवान श्री राम ने स्वयं मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जहां जहां मैं जाऊंगा इस मिशन को लेके, वहां आपकी रामायण लेके जाऊंगा। ये आज आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि रामायण हमारे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बने। ये मेरा खुद का एक सपना है। सही बात है, जिससे भी मिलेंगे बहुत मतलब बहुत धन्यवाद। सबको नॉलेज देंगे। थैंक यू सर, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि स्वयं भगवान भी रावण को नहीं मार पाते जब तक उनको जैसे कि जटायु और संपाति जी जैसे महान पक्षियों की उन्होंने तक मदद ली थी अपने जो मिशन है उसको कामयाब करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर चलिए, ये तो बात हो गई रामायण की, अब वापस आ जाते हैं बचपन के, जो हमारा सेक्शन अभी क्योंकि खत्म नहीं हुआ है। मैं आप दोनों अच्छा, से पूछना चाहूंगा एक एक करके, आप प्लीज मुझे अपनी हॉबीज बताइए, क्या क्या हॉबीज है आप लोगों की? मेरी हॉबीज है सबसे बड़ी मूवी। मेरी हॉबीज मूवी और ओके क्रिकेट,
और तीसरी मेन हॉबी है, उसको हॉबी कह लीजिए या ओके। जो भी कह लीजिए, और मैम बिजनेस। आपकी हॉबीज क्या? मेरी हॉबीज है पेंटिंग और म्यूजिक, ओह अच्छा वाह। म्यूजिक सुनना। तो सर आप बताइए। ओके, तो सर आप बताइए कि मैम का फेवरेट गाना कौन सा है? मैम आप बताइए कि सर की फेवरेट मूवी कौन सी है? मैडम का फेवरेट गाना है पल पल दिल के पास। राइट। ओह और मैं वाह सर सर, की सर ये मेरा क्या हो? सर की सर ये फेवरेट मेरा मूवी भी फेवरेट गुरु है। गाना है यार। हाँ। सर की फेवरेट मूवी गुरु है। ओके गुरु सर, वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी थी कहीं ना कहीं। तो सर मैम मैं आपसे पल पल दिल के पास की 2 लाइन सुनना चाहूंगा मैम प्लीज। और सर आप भी प्लीज गा दीजिए। और सर मैं भी गाऊंगा आप लोगों के साथ। Yes, अरे, मैं बहुत बेसुरा ठीक सिंगर है। हूँ। गा लूं नो जी। प्रॉब्लम सर, हम लोग यहाँ पर एवरीथिंग गाते तो सर, चलिए हम लोग एक बार गाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। पल पल दिल पल के पास तुम के रहती हो, पास जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। ये गाना सर ने बहुत मुझे ही ग्रेट बहुत सर। सुनाया है, बहुत ज्यादा सुनाया है। इवन जब भी मैं सैड होती हूँ ये मुझे यही गाना सुनाते हैं। ओके सर। और सर जब मैं आपसे मिलूंगा तो एक गाना मैं आपके साथ जरूर एक बार गाना चाहूंगा। और सर आप गुरु मूवी का सर आप गुरु मूवी का कोई भी फेवरेट डायलॉग या फिर आपका कोई और भी फेवरेट डायलॉग हो तो वो भी आप सुनाना चाहेंगे? जब लोग आपके बारे में सोचने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका अच्छा टाइम आ रहा है। ये गुरु का मेरा फेवरेट डायलॉग है, और ये गुरु को मैंने कम से कम, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी बार देखी है। जब भी मैं सैड होता हूँ, बिजनेस में कोई टेंशन होती है, क्योंकि मेरे लीजेंड है धीरू भाई अंबानी जी, तो उस मूवी को लगा के मैं फ्रेश हो जाता हूँ देख के। और वैसी फिल्मों का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। तो वो फिल्म मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने कितनी बार ओके देखी। उस फिल्म से मैं बहुत ग्रेट। इंस्पायर हूँ। कोई आदमी कैसे पेट्रोल बेच के उस लेवल पे पहुंच सकता है, सोचिए आप। पेट्रोल भी नहीं भजिए भजिए बेच। बेच के या ये बेच के, और मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है उस मूवी के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस मूवी को देखना। हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर देखता हूँ मूवी। ओके दैट्स ग्रेट सर। तो सर आप लोग प्लीज बताइए कि आप दोनों ने ऑब्वियसली बचपन में शरारती तो दोनों होंगे ही, क्योंकि बचपन में तो हर ही बच्चा शरारती होता है। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो सर आप अपने बचपन की कोई शरारत बताइए और मैम आप भी बचपन की कोई शरारत बताइए। और पहले अभी सर हम प्लीज आपसे आपसे भी शुरू करते सुनना हैं। चाहेंगे आपकी बचपन की शरारत। ये तो बचपन ही है उनका तो तो। तुम भी बताना तुम क्या हाँ करते हो चलो, आप शरारते। चलो। मेरे बचपन की शरारत ये थी कि मैं जिनके भी घर में जाता था जब छोटा था, तो अगर उनके घर में पैरेट होता था तो नजर बचा के खोल देता था उसको, धीरे से उसका गेट खोल देता था। और फिर नेक्स्ट डे जाके क्रॉस चेक करता था कि वो पैरेट है या नहीं है। तो वो जब पैरेट खुल जाता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ये मेरी बचपन की शरारतें थी। आज शायद उन लोगों को सबको मालूम पड़ रहा होगा जिनके पैरेट मैंने उड़ाए हैं। तो उनको जरूर मालूम पड़ रहा होगा कि कल तो अच्छा वाला पैरेट था, ये पता नहीं कैसे अपने आप हो गया। पता नहीं कितने पैरेट मैंने बचपन में उड़ा दिए लोगों के घर में जाके। और फिर दूसरे दिन जाके क्रॉस चेक भी किया मैंने। अभी मेरी बहुत शरारत ऐसी है क्या बताऊं, कि मैं ना लोगों के गार्डन से ओके जाके फूल तोड़ आती थी अच्छे अच्छे। मुझे फूलों का बहुत शौक था। आवाज डिस्टर्ब, फिर से बोलो। मैं ना लोगों के गार्डन में जाके मैं उनके अच्छे अच्छे जैसे सूरजमुखी के फूल वगैरह उगते हैं वो तोड़ के आ जाती थी लोगों के गार्डन से। ओके मैम, सच में आप लोगों की शरारतें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैम सच में आपकी बताइए, अब बहुत ही आपकी ग्रेट, शरारत। बहुत ही अब आपका सुपर आप टाइम है, दोनों की। आप क्या करते हो। आपका टाइम है अब शरारत अपनी बताने का। मैम मैं जनरली क्या किया करता था, मैं जनरली अपनी बालकनी, हम लोग थोड़े ऊंचे घर में रहते थे, तो बुक्स और मेरे टॉयज जो होते थे ना उनको ऊपर से फेंक देता था। और फिर मम्मा और डैडा को बोलता था मुझे नई बुक्स चाहिए और नए टॉयज चाहिए। तो हर रोज मुझे नए टॉयज मिलते थे, हर रोज मैं एक नए टॉय से खेलता था। और उसके बाद आफ्टर द डे आई यूज्ड टू थ्रो इट। मैम आप लोगों से सच में बात करके बहुत ही मजा आ रहा है। पर्सनली
सपने थे, प्लीज बताइए। बचपन में क्या एस्पिरेशन थी? मेरा सपना तो पूरा हुआ अभी जी। मैं बचपन से ही मैंने जब से होश संभाला था, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। और मेरा बचपन का सपना था कि मैं लोगों को खाना खिलाऊं, और वो ईश्वर ने पूरा किया और मुझे रेस्टोरेंट दिया। और मैं संतुष्ट हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना था, धंधा ही करना था, तो मैं बना। तो मुझे लॉयर बनना था अभी, पर मैं बनी नहीं लॉयर। ओके मैम, तो आपको लॉयर बनना था, बहुत ही ग्रेट एस्पिरेशन थे आप दोनों की। बहुत ही, मुझे खुद को बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन चलिए मैम, आज मुझे आप दोनों से बात करके बहुत ही मजा आया। तो जाते जाते आप दोनों बताइए कि सोसाइटी को मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहिए सोसाइटी मैं को? आपके शो से यही मैसेज देना चाहूंगा लोगों को कि अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है हमारे पास। आज से 10 साल पहले कितनी गोरैया घर आती थी, फिर उसका धीरे 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 कम होते होते अब शायद कुछ ही शहरों में, मतलब जो मुंबई जैसे शहर है वहां तो गोरैया दिखती नहीं, हमारे और आपके शहर में तो दिख जाती हैं। अभी भी वक्त है, मतलब अलेक्जेंडर को, पैरेट को, हमारे कंठी तोते को हम बचा सकते हैं। अभी भी अगर हम चेत गए तो एक नस्ल बच जाएगी। मैं सबसे हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं उनको अगर पिंजरा दिखता है तो उसका विरोध करें, उनको समझाएं। हमारा मिशन ये नहीं है कि हमें लड़ना झगड़ना है, झंडे उठाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनको जाके बस एक ही चीज बोलनी है, सिर्फ एक ही लाइन, यार ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि हमें क्या राइट बनता है किसी की आजादी छीनने का? ईश्वर ने उसको उड़ने के लिए बनाया है। और हमारा जो देश का संविधान है, मैं सलूट करता हूँ अपने देश के संविधान को, कि वहां पे चींटी को भी वही अधिकार दिए हैं जो हमको अधिकार दिए हैं। तो बांधना तो बहुत दूर की बात है। हमारे संविधान ने सबको बराबर समान अधिकार दिया है, पर यह है कि कानून नहीं फॉलो होते। तो बस यही है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद ध्यान रखें, उस पैरेट को नहीं पालें, ना खरीदें, ना खरीदने दें किसी को। मैं भी यही संदेश बहुत देना ही चाहूँ जी मैम, बोलिए। मैं भी यही संदेश देना चाहूंगी कि प्लीज पिंजरे की सोच ही छोड़ दो सब लोग, दिमाग में थॉट भी ना आए किसी को पिंजरे का। मैम बहुत ही ग्रेट आपने सोसाइटी का मैसेज दिया है। और मैम सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी बातें हम सबको बताई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अभी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और आपने वापस बचपन में हमें लौटा दिया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। सही बात है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद हमने बचपन बचपन जिया को जी लिया, है। मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इट वॉज माई प्लेजर। और सच में सर, कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, बस जरूरत होती है उनको जगाने की। और सर थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण थैंक सर। यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे साथ मिस्टर धर्मेंद्र शाह सर और मिसेस धर्म एंड मिसेस जयश्री शाह मैम। और करी हमने बहुत सारी बातें हमने इनसे की और जाना कि पेरेंट्स की लाइफ कैसी होती है। तो आप लोग भी अगर अपने आस पास, अपने नेबरहुड में कहीं भी कुछ पिंजरा देखते हैं, तो ये जो 6 सवाल थे, ये जरूर उनसे पूछिएगा और उसका सख्त विरोध कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कानून के भी खिलाफ है। और दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारा लाइव इतने ध्यान से देखा, इतने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्टे ट्यून्ड।